सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। से अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नित्य प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु है लघु पराशरी पुस्तक के 13वां श्लोक। इस श्लोक में राहु केतु के बारे में विस्तृत रूप से बतलाया गया है। यह कहा गया है कि जद भाव गतो वापि जद्य भाव गतो वापि जद्य भावेश संयुक्तौ तत्फलानि प्रबलौ। प्रबलौ कहा जाता है बलवान को। राहु एवं केतु सदैव बलवान होते हैं क्योंकि ये बकरी होते हैं हमेशा। राहु केतु कभी मार्गी चलते हैं? नहीं नहीं चलते। जो ग्रह बकरी होते हैं वे बहुत ही बलवान माने जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में यह बलवान बतलाया गया है। तो तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो। यह तमो ग्रह जो है राहु केतु को कहा गया है। तो इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जद भाव गतो वापि, यानी कि जिस भाव में होते हैं, जद भावेश संयुक्त, जिस भावेश के साथ में युक्त रहते हैं या दृष्ट होते हैं, उसी के अनुसार अपना शुभ अशुभ फल देते हैं। यह पराशरी पुस्तक श्लोक का अर्थ हुआ। लेकिन इसको हम लोग विस्तृत रूप से कैसे समझें, बढ़िया से कैसे समझें, तो पुस्तक में क्या बतलाया जा रहा है। आप लोगों के पास में पराशरी पुस्तक होगा, वहां पर आप लोग पढ़े होंगे, पाए होंगे कि राहु और केतु ग्रहण लगा देते हैं। ग्रहण का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि यह सूर्य है या कोई भी ग्रह हो, राहु या केतु को एक छाया मान लिया जाता है, शीशा। आप यहाँ पर हैं तो राहु, अगर सूर्य की रोशनी चलती है, रश्मियां चलती है, तो यह शीशा कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ ही रश्मियां इधर आती है, पूरी रश्मियां नहीं आती। और शीशा से होकर जो यह गुजरता है तो शीशा के भी गुण जो जिस रंग का होता है उस रश्मियों में वह रंग मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? जी बिल्कुल। यही बात है राहु एवं केतु दोनों का है कि यह सूर्य की रश्मियों को अवशोषित कर लेता है एवं अपने गुणधर्म को मिला करके, सूर्य की रश्मियों में अपने गुणधर्मों को मिला के हमको देता है। या चंद्रमा के साथ हो जाए, किसी के साथ में हो जाए, यही है। जैसा कि हम लोगों ने बेसिक की कक्षा में, शुरू की कक्षा में यह पाया है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है। हालांकि ज्योतिष की सुगमता को समझने के लिए यह बतलाया गया है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ज्योतिष की सुगमता को समझने के लिए यही बतलाया गया है ना। जी गुरुदेव। लेकिन वास्तविकता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है। तो मान लें कि यह पृथ्वी का जो अक्ष हो गया, तो इस पर यह पृथ्वी घूमता है। मान लें कि पृथ्वी यहाँ पर है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो इस पथ पे चंद्रमा घूमता है। तो यही जो दो कटान बिंदु हो जाते हैं, यही राहु एवं केतु है। यह है राहु केतु की वास्तविकता। तो यहां पर तो यह बात बतला दिया गया, ये अपना इनका कुछ नहीं है। अब यहां पर देखा जाए, जितना हम लोगों ने अध्ययन किया उस आधार पर इस कुंडली में किस प्रकार के फल देने वाले हैं राहु एवं केतु,
पहले इसको समझा जाए, फिर इसके बाद में विस्तृत हम लोग राहु एवं केतु के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो राहु यहाँ पर है तो मीन राशि में है। राहु कहाँ पर है? मीन राशि। मीन राशि में है। तो जिस भाव में है उसके अनुसार यह गुण देगा। तो यह दशम भाव है, कर्म भाव हो गया। तो व्यक्ति जब भी अपना काम करेगा, काम में बड़ा जल्दी जल्दी उसका दिमाग आगे पीछे होता रहेगा। दिमाग में स्थिरता आने देगा क्या ये? नहीं। नहीं आने देगा, हमेशा फिसलन देता रहेगा एक। और वह फिसलन भी किस प्रकार का होगा? तो यह जिस राशि में है, अब क्या इसको कोई ग्रह देख रहा है? तो शनि भी नहीं देख रहा, शुक्र भी नहीं देख रहा, सूर्य भी नहीं, बुध भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, मंगल भी नहीं, गुरु भी नहीं, कोई ग्रह नहीं देख रहा है। लेकिन है तो गुरु की राशि में। तो राहु जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के भी कुछ गुण ले लेता है। तो देवगुरु बृहस्पति विश्लेषण के कारक हैं, बुद्धिमानी के भी कारक हैं। तो बुद्धिमता के साथ इसका दिमाग आगे पीछे होगा या किस प्रकार का होगा? बुद्धिमत्ता का प्रभाव आएगा। बुद्धिमता का प्रभाव आ जाएगा। अभी साथ में और देखा जाए कि यह शनि से पाप कर्तरी योग में भी बन गया। तो शनि के साथ शनिवत के राहु होता है तो शनि के स्वभाव भी हो गया, तो थोड़ा स्वार्थी हो गया कि नहीं हुआ ये? जी गुरुदेव, हो गया। तो अपने कार्यों में बड़े विवेकशीलता के साथ अपने हितों का ख्याल रखते हुए अपना इसका बुद्धि बदलेगा। और शनि की नीच की दृष्टि इच्छा भाव पर भी है। मजबूत शनि का, अभी देखिए शनि भी किसके साथ में है? तो शुक्र के साथ में है, जो पंचमेश है, यानी कि बुध पंचमेश है, बुद्धि के कारक के साथ में शनि देव है। एक पंचमेश नवम भाव में नवमेश के साथ में बैठा हुआ है। तो बुद्धि मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? जी, मजबूत हो गया था बुद्धि। अभी देखिए कितना बढ़िया से यहाँ से फलादेश हो रहा है। हम लोगों को जो है यह फलादेश के तह तक जाना चाहिए। कर्म का संबंध किससे होता है? धन से होता है कि नहीं होता है? होता है गुरुदेव। और शुक्रदेव धन के अभिलाषी ग्रह है। जी। भले ही धन के कारक ना हो, धन के कारक देव गुरु बृहस्पति, लेकिन धन के अभिलाषी शुक्र, और धन के अभिलाषा से ही व्यक्ति काम करता है। और शनि की नीच की दृष्टि हो गई तो थोड़ा स्वार्थी भी और हो गया। शुक्र के साथ में धन की लोलुपता बढ़ गई, चाहे किसी भी कायदे से आ जाए। और इसका दिमाग भी काम में कैसा चलेगा? जल्दी आगे पीछे होता रहेगा। यानी कि अपने धन की कामना है। या अच्छा योग दे दिए कि खराब योग दिए? फिर दिमाग काफी तेज चलेगा। नुकसान करेगा धन के लिए या काम के लिए, या फायदा करेगा? गुरुदेव फायदा ज्यादा करेगा। फायदा ज्यादा करेगा। फायदा ज्यादा करेगा, लेकिन थोड़ा स्वार्थ इसमें ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह शनि की इच्छा भाव पर, आय के भाव पर नीच की दृष्टि हो गई। बातें यहां तक स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव। अब इसके बाद में हम लोग कुछ विशेष रूप से चर्चा करते हैं। राहु या केतु जिस ग्रह के साथ में होते हैं, राहु के राजयोग भी हैं, उस पर भी हम लोग थोड़े चर्चा कर लेते हैं कि राहु का राजयोग क्या होता है। सामान्यतः राहुदेव कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव
11वें भाव में होते हैं तो यह राजयोग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? राजयोग। राजयोग प्रदत्त। हाँ, राजयोग का मतलब होता है सफलता, समृद्धि, धन का योग। सफलता, समृद्धि, धन का योग। राहु एवं केतु के बारे में यह कहा गया है कि यदि राहु केंद्र में बैठा हो, यदि राहु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो, अब यहीं पे शुक्रदेव होते या शनि देव होते, युक्त हो जाते, तो यह राजयोग हो जाता। या राहु देव केंद्र में कहीं भी हो जाए, यहां भी हो जाए, यहां भी हो जाए, क्या लग्न को भी केंद्र ही कहा जाता है। तो इन तीनों भाव, चारों भाव में कहीं भी हो जाए शनि, क्योंकि नवम भाव के स्वामी शनि हो गए, पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर। अच्छा, यह भी जो है इसे भी क्या कहा जाता है? इसे केंद्र एवं त्रिकोण दोनों कहा जाता है। तो राहु देव अगर यहाँ भी होते तो यह त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ में हुए या नहीं हुए? हो गया गुरुदेव। तो यह राजयोग। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हम लोगों को समझना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह या कोई भाव पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी में होता है तो भाव के फलों पर उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? जब कोई ग्रह, जब कोई ग्रह या भाव कर्तरी में, कर्तरी में होता है तो उसका प्रभाव भाव या ग्रह पर पड़ता है। इतना तो हम लोग जानते हैं ना, कि नहीं जानते हैं? जी सर। जी गुरु। स्पष्ट है। तो अब कहीं दो ग्रहों के प्रभाव से, दो ग्रहों का प्रभाव अगर किसी भाव पर हो, अब इसी को यहीं पे समझा जाए खूब बढ़िया से। पहले अब यहां पर शनिदेव क्या है? त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। जी। अगर राहु प्रभावित है कर्तरी से तो किसके द्वारा है? त्रिकोण, नवमें त्रिकोण के स्वामी से। ये त्रिकोण के स्वामी से प्रभावित है। अब इच्छा भाव को कोई ग्रह देख रहा है क्या? तो शुक्र भी नहीं देख रहा, सूर्य भी नहीं देख रहा, बुध नहीं देख रहा, केतु नहीं देख रहा, चंद्रमा नहीं देख रहा, मंगल नहीं देख रहा, गुरु नहीं देख रहा, कोई ग्रह नहीं देख रहा, केवल शनि देख रहे हैं। और शनि देव का प्रभाव नवम भाव पर भी है, 11वें भाव पर भी है। तो यह भाव शनि के कर्तरी में हो गया, तो शनि से प्रभावित राहु हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। और शनि है क्या? नवमेश है कि नहीं है? जी है। तो यह योग कारक हो गया कि नहीं? यह योग बना या नहीं बना? योग बन गया गुरुदेव। योग राजयोग। बन गया। लेकिन यह शनि देव अष्टमेश भी हैं, इसलिए यह योग पूरा प्रभावी नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन नुकसान भी यह योग नहीं करेगा। नहीं करेगा, हल्का फुल्का फायदा देगा। अच्छा, इसके अलावे राहु के राजयोग पे तो हम लोगों ने यह समझा कि त्रिकोण भाव के स्वामी, यदि राहु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण भाव के स्वामी से संबंध बनता है तो राजयोग प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार अगर राहु या केतु पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो और केंद्र भाव के किसी भी स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाए, युक्त हो जाए तो ज्यादा, दृष्ट हो जाए तो थोड़ा कम। क्या बोले हैं गुरुदेव? कहे हैं जब राहु जी। त्रिकोण में हो
या सीधे पांचवें नौवें भाव में हो और पहले, चौथे, सातवें एवं 10वें भाव के भाव स्वामी से युत या दृष्ट हो तो राजयोग देते हैं। अब यहाँ पर यह तो खैर मिथुन लग्न की कुंडली है, तो बुध देव इससे युक्त हो जाए या देवगुरु 9 12 देवगुरु बृहस्पति से युक्त हो जाए तो, या दृष्ट भी होंगे तो भी राजयोग होगा। युक्त है तो थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो गया। ये है राहु के राजयोग। राहु आकस्मिक बहुत कुछ करता है। गुरुदेव जैसे युत या दृष्ट ना हो और केंद्र त्रिकोण में हो तो तब प्रभावी कम होगा या नहीं होगा राजयोग? नहीं, अगर अगर युत दृष्ट न होंगे तो राहु का तो अपना कोई खास अस्तित्व है ही नहीं, वो तो दिग्भ्रमित करता रहेगा। राहु को दिशा चाहिए ना कि वह किसके सहारे चले। जी जी जी, ओके। अब यह है कि यदि राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ में होंगे तो सूर्य चंद्रमा जैसे फल थोड़े देंगे। अब क्यों नहीं देंगे? हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले पढ़ा कि इनके पास में तो कोई अपनी तरंग है नहीं, ये तो अस्तित्व भी नहीं, छाया में कोई तरंग थोड़े होता है, नहीं होता। तो अगर चंद्रमा की रश्मि चल रही है, चंद्रमा यहाँ है, रश्मि चला आप तक आने वाला, तब तक बीच में यह राहु है, कुछ यह सोख लिया, कुछ अपना छाया वाली धुंधला आपको मिल गया, ऐसा होता। अगर राहु देव सप्तम भाव में होते हैं साधारणतया, तो यह दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं देते हैं। एक बात उससे, राहु देव अगर पंचम भाव में है तो संतान से कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य देते हैं। राहु देव तीसरे, छठे, 11वें भाव में फल की वृद्धि करते हैं। तीसरे भाव में पराक्रम की भी वृद्धि करते हैं, छठे भाव में शत्रु का नाश करते हैं, 11वें भाव में धन लाभ अनायासी देते रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आज तक हम लोगों ने जितना अध्ययन किया इसमें राहु एवं केतु की कोई राशि नहीं बतलाई गई। हालांकि किसी भी पुस्तक में राहु एवं केतु की कोई राशि बतलाया गया है? नहीं गुरुदेव, नहीं बतलाया गया। परंतु कुछ पुस्तकों में राहु एवं केतु के बारे में भी बतलाया गया है कि इनकी भी राशियां होती है। होती नहीं है, या मान लिया। तो एक श्लोक है, पढ़ने में आता है कि कन्या राहु गृहम प्रोक्तम, यानी कि जो कन्या राशि है वह राहु की राशि। राहु उच्च मिथुन अस्मृतम, और मिथुन राहु का उच्च है, यह राशि हो गई, और मिथुन राशि इसका उच्च हो गया। हालांकि इसमें भी भ्रांतियां हैं। गुरु श्लोक लास्ट वाला क्या था कि राहु उच्च मिथुनम अस्मृतम, मिथुनम, जी राहुर्निचम धनु प्रोक्तम, राहुर
नीच, राहुर नीच, हाँ, राहुर नीच धनु प्रोक्तम। धनु प्रोक्तम केतु सप्तमेव च। राहु का नीच धनु हो गया नीच, तो केतु सप्तमेव च, यानी केतु का सातवां। अब यहाँ पर राहु नीच का हो गया, तो केतु यहाँ नीच का हो जाएगा। राहु यहाँ नीच का हो गया। ठीक इसके उल्टा, यहाँ राहु उच्च है तो केतु यहाँ उच्च हो गया। लेकिन अलग अलग पुस्तकों में दो में भी राहु को उच्च बतलाया गया है, किसी किसी पुस्तक में तो दो तीन दोनों मान लिया जाता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा दो तीन दोनों के बारे में, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? जी गुरुदेव। गुरु 3 के बारे में विशेष गुरु जी कहीं दिया हुआ था, जगन्नाथ भसीन जी के में। हाँ जी, वही बात है, यही बात है। गुरुदेव यदि राहु देव हम्म। 8 नंबर के राशि में बैठे तो कैसा फल देंगे? अब देखिए, इसके लिए राहु देव अगर 8 नंबर की राशि में, तो 8 नंबर की राशि मंगल की राशि होता है। राहु मंगल को शत्रु मानते हैं और मंगल भी राहु को शत्रु मानता है। तो राहु केतु की मित्रता शत्रुता ही आप लोग नोट कर लें पहले। जैसे राहु के मित्र सम शत्रु हो गया। तो राहु मित्र किसको मानते हैं? शुक्र शनि को। किसे मानते हैं? शुक्र शनि। शुक्र शनि को सम मानते हैं। सम किसको मानते हैं? तो बुध गुरु को। क्योंकि राहु को के पास में एकाएक दिमाग आता है, तो दिमाग कौन देगा? तो बुध देगा, गुरु देगा, तो सम मानते हैं। और शेष ग्रह जो भी बच गए शत्रु, सूर्य मंगल चंद्रमा, सूर्य मंगल एवं चंद्रमा, साथ में एक केतु को भी शत्रु मानते हैं। राहु केतु सदैव एक दूसरे के शत्रु होते हैं। अब आ जाते हैं केतु के मित्र। तो केतु के मित्र हो जाते हैं मंगल, शुक्र, बुध गुरु दोनों के सम हैं। एवं शत्रु कौन हो गए? तो सूर्य चंद्रमा शनि। एवं राहु इसके। यह जो हमने अभी श्लोक जो पढ़ा है कुछ क्षण पहले, यह जात का याद पड़ गया, जातका भरण पुस्तक का है कि कन्या राहु गृहम प्रोक्तम राहु उच्च मिथुन स्मृतम, ऐसे करके जो है वह जातका भरण पुस्तक का है। हालांकि अन्य पुस्तकों में, पराशरी पुस्तक में पढ़िएगा तो वृष राशि उच्च राशि कही गई है राहु के लिए, और केतु के लिए उच्च राशि वृश्चिक कहा गया है पराशरी पुस्तक में। मीन राशि एवं कन्या राशि, राहु के लिए प्रिय राशि है ये। कहीं आपको मीन राशि देखने को मिलेगा, कहीं कन्या राशि देखने को मिलेगा। तो राहु के लिए है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, तो राहु के राजयोग के बारे में भी आप लोगों ने समझा, राहु कैसे फल देते हैं यह भी समझ लिए, या कहीं से कोई राहु के बारे में कोई समस्या रह गया? राहु की मित्रता शत्रुता के बारे में भी हम लोगों ने समझा। अब तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह गया ना? नहीं। गुरु जी एक प्रश्न नहीं गुरुदेव। कि पंचम भाव में 11 नंबर की राशि में अगर राहु देवता बैठे हैं और तृतीय भाव यानी कि गुरु की राशि पे शनि बैठे हैं और पंचम भाव को अपनी ही राशि में राहु को देख रहे हैं, तो कैसा फल देंगे? अच्छा फल देंगे।
ये शनि हो गए, शनि अपने स्वराशि को देख रहे हैं। हालांकि ये जीव तत्वों के लिए नुकसान करेंगे, परंतु दिमाग बड़ा तेज चलेगा इसका। अच्छा और ऐसा इसका दिमाग होगा, यह व्यवहारिक दिमाग होगा इसके पास में। यह अपने से छोटे या जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं, उस पर इसका ज्यादा ख्याल रहेगा। उसके विरोध में जल्दी नहीं बोलेगा, नए नए तरीके की बात सोचेगा, लेकिन अच्छा ही सोचेगा। यदि आपकी सब कुंडली है तो आप अपना प्रतिक्रिया दें। जी हमारी कुंडली है गुरुजी। हाँ, तो मैंने जो कहा वह क्या है? सत्य है गुरुजी, ऐसा ही सत्य है। चलिए ठीक है। अब हम इसके बाद में आगे की विषय वस्तु बदलते हैं। अब गुरुजी इसके एक प्रश्न है गुरुजी, आपने क्या बताया था ये राहु के पीछे जो शनि है इसका क्या बताया था गुरुजी, समझ नहीं आया। वीडियो देख लीजिएगा। अब चाहे आप पुनः बोलिए, बोलिए पुनः। गुरुजी राहु के पीछे जो शनि के बारे में आपने कर्तरी शनि कर्तरी कुछ बताया था करके। तो फिर अभी याद थोड़े है कि क्या वीडियो गुरु देख जी लीजिएगा। पाप कर्तरी का बताया था, कर्तरी हाँ योग होता है ना। हाँ, याद आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे शनि है, या तीसरी दृष्टि यहाँ पर देख रहा है। तो हमने यह कहा है कि जब भी कोई भाव पाप कर्तरी में हो या शुभ कर्तरी में हो, तो वह भाव को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? तो जिस ग्रह के माध्यम से कर्तरी बनता है। तो यहाँ शनि के माध्यम से यह 10वां भाव कर्तरी में बन रहा है, यानी कि राहु कर्तरी में बन रहा है। तो किसके माध्यम से पड़ रहा है? तो शनि के माध्यम से। शनि कौन है? तो नवमेश है। तो नवमेश के प्रभावित कर रहा है राहु को, यानी कि त्रिकोण भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठे हुए राहु को प्रभावित कर रहा है। तो राजयोग हुआ ना ये, यह मैंने कहा था। वहां पे डिटेल देखिएगा, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। गुरुदेव केतु से भी राजयोग बनते हैं? केतु के पास में आंख है? नहीं। फिर केतु के पास में तो कुछ नहीं। केतु तो मोक्ष की तरफ ले जाएगा, वह बेच देता है, विरक्ति देता है। हालांकि केतु भी राजयोग देते हैं, वह ज्ञान को शिखर तक ले जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो काम करता है उसमें वह अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। यह बातें राहु पर भी लागू होती है, केतु पर भी लागू होता है, लेकिन दोनों का प्रभाव थोड़ा अलग हो जाता है। जी सर जी। हाँ, केतु भी लेकर जाता है तो वह शिखर तक लेकर जाता है। यदि यही पंचमेश शुक्रदेव यहां पर हो जाए, केतु भी यहां पर हो जाए, फिर क्या होगा? व्यक्ति अपने ज्ञान के बल से अपने कार्य क्षेत्र को इतना आगे ले जाएगा, शिखर तक लेकर चला जाएगा। यानी कि जितना उम्मीद किया जाए उससे अधिक। यानी कि अपने कार्यों में 100% डेवलपमेंट करेगा, 150% करेगा। हो सकता है कि 1000% भी कर ले, माइनस में तो नहीं जाएगा। केतु का काम ही है, ध्वज है नाम इनका, ध्वज ही है ना, सिखी है। जी सर। तो सीखा का मतलब क्या होता है? ऊपर ही जाना होता है ना। हाँ जी। तो फिर ऊपर लेकर जाएंगे।